जय हिंद दोस्तों। देशों के बीच आपसी सहयोग, व्यापार, सुरक्षा, पर्यावरण और विकास जैसे मुद्दों पर एकजुट होकर काम करना जरूरी हो गया है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों का गठन किया जाता है। ये संगठन देशों को एक साझा मंच प्रदान करते हैं जहां से विचार विमर्श कर सकते हैं, नीतियां बना सकते हैं और वैज्ञानिक समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। ऐसे संगठनों को संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य संगठन जैसे कि WHO, WTO, ब्रिक्स, एशियान, सार्क, नाटो जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं। आज हम इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन बनता है G3, जिसे हम लोग ग्रुप ऑफ 3 कंट्री के नाम से भी जानते हैं। इसके मेंबर ऑफ कंट्री है मैक्सिको, कोलंबिया, वेनेजुला। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ये होता है 1995 में थ्रू द G3 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जैसे कि इन तीनों देशों में एक एग्रीमेंट होते है, दूसरे देश से जब ट्रेड करेगा तो उस पर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। अब सिनेरियो बिफोर द फॉर्मेशन क्या रहता है वो देखते हैं। लैक ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन, शिफ्ट फ्रॉम द कोल्ड वॉर ब्लॉक, राइज ऑफ नाफ्ता। की फीचर्स की बात करें, टैरिफ एलिमिनेशन करना था, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना था, कोऑपरेशन इन टेक एंड एजुकेशन में प्रोवाइड करना था। वेनेजुला का स्टेटस अगर देखें, विदड्रॉ इन 2006 अंडर ह्यूगो चवाग गवर्नमेंट। करंट स्टेटस में अगर इसके देखें तो एग्रीमेंट स्टिल वैलिड बिटवीन मैक्सिको और कोलंबिया। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से देश इसमें शामिल है, कहाँ पे वो लोकेटेड है। देखिए यहाँ पे मैक्सिको है, यहाँ पे वेनेजुला है, यहाँ पे कोलंबिया है। ये तीनों देश आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं जिन्हें हम लोग G3 के नाम से जानते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप के बारे में। दूसरा ग्रुप बनता है G4, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ 4 कंट्री के नाम से, और इसके मेंबर ऑफ कंट्री है इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील। ये एस्टेब्लिश्ड होता है 2004 में। सिनेरियो बिफोर द फॉर्मेशन, आखिर में क्या सिनेरियो था जिसकी वजह से G4 कंट्री को फॉर्म करना पड़ा था। जैसे कि हमें पता है कि UNSC जो होता है डोमिनेटेड बाय दी वर्ल्ड वॉर 3 के विक्टर्स ग्रुप से। जैसे कि जब विश्व युद्ध दूसरा हुआ था तो जो देश उसमें से जीते थे, सुपर पावर बन के उभरे थे, उन्हीं का डोमिनेंस पूरे विश्व में था। तो उस डोमिनेंस को अलग बनाया गया, जैसे कि इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राजील। फिर रीजन ऑफ फॉर्मेशन के लिए क्यों हुआ था? टू ज्वाइंट पुश फॉर द परमानेंट मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। मेजर ऑब्जेक्टिव यही है इसका कि UNSC में रिफॉर्म करने के लिए एक्सपेंडेड द रिप्रेजेंटेशन फॉर डेवलपिंग एंड मेजर इकोनॉमिक्स। की फीचर्स की बात करें तो म्यूचुअल सपोर्ट फॉर ईच अदर, UNSC बिड एडवोकेट फॉर डेमोक्रेटिक मल्टीलैटरलिज्म। अपोजिशन ग्रुप कौन कौन है? इंक्लूडिंग इटली, पाकिस्तान, साउथ कोरिया। इंडिया का रोल इसमें क्या है कि इंडिया जो होता है मेजर G4 का एक मेंबर है। करंट रिलेवेंस इसकी क्या करें कि स्टिल एक्टिव है, रिफॉर्म स्टिल ड्यू टू अ वीटो पॉलिटिक्स एंड लैक ऑफ कंसेंसस। अब वो कंट्री कौन कहाँ पर है जो G4 कंट्री है? देखिए, एक तो जर्मनी यहाँ पर है, ब्राजील यहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर है, जापान है। ये चारों देश जो है विश्व युद्ध दूसरा जब हुआ था उसके बाद ये अपना चारों मिलकर एक ग्रुप बनाए थे जिसे हम लोग G4 के नाम से जानते हैं। अब बातें हैं G5 के नाम। G5 के मेंबर कौन कौन हैं? इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको। फॉर्मेशन ऑफ ईयर 2005 है इसका। सिनेरियो बिफोर द फॉर्मेशन, जैसे कि हमें पता है कि हमेशा जितने वेस्टर्न पावर है हमेशा पूरे विश्व पर डोमिनेंस करते आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था जिन्हें हम लोग G8 के नाम से जानते हैं। तो G8 ग्रुप पूरे यूरोप को, अमेरिका को एक अलग ग्रुप बना कर देता था, जिसकी वजह से बाकी जो साउथ एशियन नेशन हैं उनका कोई ग्रुप नहीं था। तो इसलिए उसे काउंटर करने के लिए G5 ग्रुप बनाया गया था। रीजन ऑफ फॉर्मेशन देखें, टू रिप्रेजेंट इमर्जिंग इकोनॉमिक इन ग्लोबल इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट डायलॉग। मेन ऑब्जेक्टिव यही था, ब्रिज द नॉर्थ साउथ डिवाइड,
फोकस एरिया की अगर बात करें तो डेवलपमेंट, ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, ग्लोबल फाइनेंस पे ये बात करते हैं लोग। रिलेशन विद G20 एंड G8, engaged with the dialogue with G8, later merge voice with G20। इंडिया का रोल अगर देखें तो एक्टिव मेंबर, एडवोकेटिंग फॉर इक्वलिटी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड क्लाइमेट जस्टिस। करंट रिलेवेंस देखें, स्टील एंड इनफॉर्मल ग्रुपिंग, वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ इन मल्टी फोरम। ये देश हैं जो G5 के मेंबर हैं। यहाँ पर मैक्सिको है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, चाइना है। जैसे कि अगर बात करें ये सभी देश अपना एक अलग ग्रुप बना, ये यूनाइटेड नेशन या ये पूरा यूरोप, इन लोगों का एक समझौता नाटो ग्रुप है, G7 ग्रुप है। बाकी ये मिडिल, ये जो नीचे के है साउथ वर्ल्ड, इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं थी, तो इसको काउंटर करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया ताकि ये लोग आपस में व्यापार कर सके, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सके इधर, और फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकें। यही मुख्य इसका मकसद था। जैसे इधर एक ग्रुपिंग है तो यहाँ पर भी एक ग्रुप बनाना चाहते थे ये लोग, जिसमें चाइना, इंडिया, ब्राज़ील और फिर साउथ अफ्रीका, ये लोग इमर्जिंग इकोनॉमिक कंट्री हैं। जैसे इनकी इकोनॉमी उभरती हुई विश्व में इकोनॉमी है, तो ये लोग आपस में मिलकर एक नया ग्रुप बनाए जिसे हम लोग G5 के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं G6 का। G6 के मेंबर कौन कौन से हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। ये फॉर्मेशन होता है 1975 में। सिनेरियो बिफोर द फॉर्मेशन, 1970 ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। 1970 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया था जिसकी वजह से ऑयल शॉक हो गया था, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, कोलैप्स ऑफ ब्रिटेन वुड में। रीजन ऑफ फॉर्मेशन क्या देखते हैं? टू कोऑर्डिनेट अमंग द वर्ल्ड रिचेस्ट डेमोक्रेसीज ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक इशूज। मेन ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रोमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड शेयर ग्रोथ। की फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट इनफॉर्मल समिट ऑफ मेजर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। ये फर्स्ट एक इनफॉर्मल समिट थी मेजर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। जैसे हमें पता है कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हुआ था, फिर फ्रांस में हुआ, फिर जर्मनी में हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से ये देश आगे बढ़ गए, तो ये इन सभी देशों के पास डेमोक्रेसी भी पहले आई, तो ये सब एक साझा मंच प्रदान किए ताकि वहां पे अपना एक बात रख सके, इसलिए G6 ग्रुप की फॉर्मेशन हुई। अब पूरे मैप में देखते हैं कि कंट्री कहाँ पर है। देखिए ये यूरोप में अधिकतर है और एक अमेरिका यहाँ पर है। इन सभी ग्रुपों का एक बनता है जिसे हम लोग कहते हैं G7 ग्रुप। इन्हीं लोगों का इसमें डोमिनेंस रहता है। अब अगर मुख्य तौर पे देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड पे यही सब देश भी पूरे डोमिनेंस करते हैं। अब तो यही 2000 के बाद में नए नए देश उभरे हैं, जैसे चाइना हुआ, इंडिया हुआ, ब्राजील हुआ। G7 जैसे हमें पता है कि G6 कंट्री के मेंबर कौन कौन से हैं, उनमें एक देश नया जुड़ जाता है जिसका नाम है कनाडा। कनाडा 1976 में G6 ग्रुप में जुड़ता है, जिसे हम लोग G7 के नाम से जानने लगते हैं। कि पोस्ट 1973 में ऑयल क्राइसिस था, स्टैग्फ्लेशन था, कोलैप्स ऑफ ब्रिटेन वुड था। मेन ऑब्जेक्टिव था डिस्कस एंड अलाइन इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी कोऑपरेशन एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी। जैसे कि फिर इसमें एक और देश जुड़ता है जिसका नाम है रसिया। तो रसिया इसमें जुड़ता है, तो इस देश को हम लोग G8 देश के नाम से जानने लगते हैं। इसमें क्या है, इंडिया इसमें कोई मेंबर नहीं है, लेकिन गेस्ट के रूप में हमेशा इन्वाइट किया जाता है। अब देखिए G7 कंट्री कौन कहाँ पर है। जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, USA, ये सब G7 के कंट्री की ग्रुपिंग है। अब G8 है। जैसे हमें पता है कि G6 में एक कंट्री ऐड हुआ कनाडा, जिसे हम लोग G7 के नाम से जाने लगे। फिर 1997 में उसमें एक कंट्री और जुड़ता है, लेकिन 2014 में रसिया ने क्रीमिया ऊपर अनेक्स कर लेता है, जिसके वजह से G8 के सभी कंट्री रसिया को इस ग्रुप से बाहर कर देते हैं। फिर से वो ग्रुपिंग G7 हो जाती है। यही G8 कंट्री है, इसमें एक रसिया बढ़ जाता है। बाकी सब वही है, G6, G7 और G8। G8 में रसिया शामिल होता है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री का एक अलाइनमेंट है जिसे हम लोग G6 के नाम से जानते हैं। फिर कनाडा जुड़ जाता है तो G7 हो जाता है। फिर 1997 में रसिया जुड़ता है
तो उसे G8 कहते हैं। लेकिन 2014 में रसिया ने क्रीमिया ऊपर एनेक्सेशन करता है, जिसकी वजह से रसिया को G8 ग्रुपिंग से बाहर कर दिया जाता है। देखिए G8 कंट्री यही है, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रसिया, जापान। तो 2014 में रसिया क्रीमिया के ऊपर एनेक्सेशन करता है, तो रसिया को G8 से बाहर कर देते हैं, फिर बन जाता है G7 कंट्री ग्रुपिंग। फिर बात करते हैं G7, वही बात वही है यहाँ पे। 1976 में G6 में कनाडा ज्वाइन होता है तो G7 हो जाता है। 1997 में रसिया ज्वाइन होता है तो G8 होता है। फिर 2014 में रसिया क्रीमिया के ऊपर एनेक्सेशन करता है, तो जिसकी वजह से रसिया को बाहर कर दिया जाता है, फिर वो कंट्री G7 बन जाते हैं। यही फिर कंट्री G7 है। बात करते हैं G8 कंट्री की। मेंबर ऑफ कंट्री बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी। ईयर ऑफ फॉर्मेशन 1962। इकोनॉमिक सिनेरियो यही था बिफोर द फॉर्मेशन। पोस्ट वर्ल्ड वार ग्लोबल इकोनॉमी को रिकवर करना था, नीड टू स्टेबलाइज करेंसी मार्केट। मेन ऑब्जेक्टिव यही था, स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी, ऑफर इमरजेंसी लोन टू IMF मेंबर। की फीचर यही है कि क्रिएटेड अ जनरल अरेंजमेंट टू बोरो GAB फॉर IMF असिस्टेंस। वह स्टिल कॉल्ड G10 नॉट G11। जैसे कि ये G10 ग्रुपिंग है, इसमें टोटल मेंबर ऑफ कंट्री 11 है, लेकिन जब स्विट्जरलैंड इसमें ज्वाइन किया था 1964 में, तो उसका नाम नहीं चेंज किया गया था। यही ये कहना चाहता है कि वाई स्टिल कॉल्ड G10 नॉट G11। इंडिया का रोल, इंडिया कोई मेंबर नहीं है, बट इम्पैक्टेड बाय G10 IMF डिसीजन। यही है, यहाँ पे कनाडा है और ये है। फिर बात करते हैं G20 के। बात करते हैं G20 ग्रुपिंग के बारे में। मेंबर ऑफ कंट्रीज कौन कौन इसमें शामिल है? 19 कंट्रीज हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है। इसका फॉर्मेशन होता है 1999 में। सिनेरियो बिफोर द फॉर्मेशन क्या रहता है? 1997 टू 1998 में एशियन फाइनेंस क्राइसिस, एशिया में एक फाइनेंस क्राइसिस होता है। एक्सपोज द लैक ऑफ द ग्लोबल फाइनेंस कोऑर्डिनेशन। रीजन फॉर द फॉर्मेशन to bring emerging economics into a global finance governance discussion। यानी कि जितने इमर्जिंग इकोनॉमिक्स थी उनको एक ग्लोबल फाइनेंस गवर्नेंस पर डिस्कस करने के लिए लाया गया था। इवेल्युएटेड टू लीडर समिट 2008 में हुआ था। इन रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस, मेन ऑब्जेक्टिव यही था, टू प्रमोट इंटरनेशनल फाइनेंस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंडिया का रोल क्या है इसमें? एक्टिव मेंबर है। होस्टेड G20 प्रेसिडेंसी इन 2023 विद द थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। की फोकस एरिया इकोनॉमिक, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, डिजिटल इकोनॉमी, ट्रेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। करेंसी रिलेवेंस यही है इसका कि मोस्ट इंक्लूसिव फोरम फॉर द ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, रिप्रेजेंट 85% ऑफ ग्लोबल GDP एंड 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। ये G20 कंट्रीज इसमें कौन कौन से हैं? देखिए इधर है कनाडा, US, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, UK, फ्रांस, स्पेन, नॉर्वे, नीदरलैंड। जैसे कि यहाँ पे ये शो किया गया है G20 कंट्रीज है। जो ब्लू वाला शो कर रहा है यहाँ पे वो गेस्ट कंट्री है, ये गेस्ट है, और ये कंट्री है जिसमें पार्टिसिपेट है। यहाँ पर जर्मनी है, इटली है, रसिया, टर्की, इंडिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया। ये रही टोटल G20 कंट्री। ये बेसिकली जो होता है 85% ग्लोबल GDP शेयर करता है, 75% ग्लोबल ट्रेड करते हैं ये सब। फिर बात करते हैं क्वाड। क्वाड बेसिकली 4 देशों से मिलकर बना है एक ग्रुप, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट इनिशिएशन हुआ था 2007 में बाय द जापान की PM शिंजो आबे ड्यूरिंग द इंडियाज US ऑस्ट्रेलिया नवल कोऑपरेशन। सिनेरियो बिफोर द फॉर्मेशन क्या था? राइजिंग चाइना असर्टिवनेस,
इन इंडो पैसिफिक, नीड फॉर द डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन। रीजन फॉर द फॉर्मेशन ये था, प्रमोट फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, काउंटर बैलेंस टू चाइना। रिवाइवल ऑफ द क्वाड 2017 में ऑन द साइड लाइन ऑफ द एशियन समिट ड्यू टू इंक्रीज्ड इन चाइना टेंशन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, टू इंश्योर मैरीन टाइम सिक्योरिटी, रूल बेस्ड ऑर्डर, इकोनॉमिक एंड टेक कोऑपरेशन। इंडिया का रोल क्या था इसमें, की मेंबर, बैलेंस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी विद अ मैरीन टाइम कोऑपरेशन। मेजर एक्टिविटीज क्या है इसमें, ज्वाइंट नवल एक्सरसाइज, मालाबार, वैक्सीन डिप्लोमेसी, सप्लाई चेन रिसाइलेंस। करंट रिलेवेंस क्या है, क्वाड इज अ सीन एज अ स्ट्रेटेजिक एलियंस इन इंडो पैसिफिक अगेंस्ट अ कोएरेसिव पावर। देखिए कौन कौन से देश हैं इसमें, इधर है इंडिया और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर अमेरिका, क्या जापान, ये 4 देश मिलके। और फिर बात करते हैं ब्रिक्स का। ब्रिक्स देश जो होता है ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि यूरोप में एक नाटो है, तो अमेरिका को काउंटर करने के लिए चाइना जो इमर्जिंग इकोनॉमिक देश थे उनके साथ मिलकर एक ग्रुपिंग की जिसका नाम है ब्रिक्स। इनिशियली इसमें ब्राजील था, रसिया था, इंडिया था, चाइना था, साउथ अफ्रीका था। आज के दौर में एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें नए नए देश भी जुड़ रहे हैं। तो फिर बात करते हैं ये कब फॉर्म हुआ था। ये क्वाइंट हुआ था 2001 में एज अ BRIC फॉर्मल ग्रुपिंग फ्रॉम 2006। साउथ अफ्रीका ज्वाइंट हुआ था 2010 में, जिसकी वजह से इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया था। इकोनॉमिक सिनेरियो बिफोर द फॉर्मेशन ये था, वेस्टर्न डोमिनेंस इन ग्लोबल फाइनेंस, G7 ग्रुप, राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमिक्स। रीजन फॉर द फॉर्मेशन, टू चैलेंज द यूनिपोलर वेस्टर्न ऑर्डर एंड टू इंक्रीज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, टू प्रमोट अ मल्टी वर्ल्ड ऑर्डर, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। की इंस्टीट्यूशन क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, CRA। इंडिया का रोल इसमें क्या था, फाउंडिंग मेंबर है, फोकस ऑन डेवलपमेंट, रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। रिसेंट एक्सपेंशन टॉक हुआ है, न्यू मेंबरशिप इसमें शामिल हुए हैं जैसे इजिप्ट, ईरान, अर्जेंटीना, डिस्कस्ड इन अ ब्रिक्स प्लस फॉर्मेट। की फोकस इस पे करता है, पहला होता है ट्रेड, हेल्थ, टेक, क्लाइमेट चेंज। फोकस एरिया इसमें है हेल्थ, ट्रेड, टेक, क्लाइमेट चेंज, रिफॉर्म ऑफ UN, IMF एंड WTO। करंट रिलेवेंस क्या है इसका, काउंटरवेट टू G7, प्लेटफॉर्म टू साउथ। फोकस एरिया क्या है इसका, ट्रेड, हेल्थ, टेक, क्लाइमेट चेंज, रिफॉर्म ऑफ UN, IMF, WTO। करंट रिलेवेंस इसका क्या है, काउंटरवेट टू G7, प्लेटफॉर्म फॉर द साउथ एंड साउथ कोऑपरेशन। देखिए ये वर्ल्ड जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो वेस्टर्न है, एक साउथ पार्ट है। तो ये साउदर्न पार्ट में जितने अमेरिका हुए, कनाडा हुए, वेस्टर्न ये यूरोपियन पावर हैं, ये सब मिल के एक अलग इन लोगों का ग्रुपिंग है जिससे हम लोग G7 कहते हैं, नाटो कहते हैं। तो आज के दौर में चाइना, इंडिया, ये 2 कंट्री हैं जो साउथ में इमर्ज हो रही हैं। तो इन्हें काउंटर करने के लिए ग्रुपिंग किया जिसे आज हम लोग जानते हैं बेमिस्टिक, जिसे हम लोग बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन से जानते हैं। इसके मेंबर कंट्री है 7 हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान। फॉर्मेशन ईयर है इसका 1997 है। बेम मिस्टेक, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इकोनॉमिक सिनेरियो बिफोर द फॉर्मेशन, सिनेरियो क्या था कि इसको फॉर्म करने की जरूरत पड़ गई, जैसे कि सार्क वाज इन इफेक्टिव ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान टेंशन। जैसे कि ब्रिक्स से पहले ही पूरे एशियन में एक और ग्रुपिंग बना था जिसे हम लोग सार्क के नाम से जानते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन काफ़ी अच्छे नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से एक नई ग्रुपिंग बनाई गई जिसे हम लोग बेमिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। रीजन फॉर द फॉर्मेशन, टू प्रमोट रीजनल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड अ लिंक साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया।
मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? टू इनकरेज टेक्निकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन एमंग लिटरल एंड लैंडलॉक्ड। फोकस एरिया क्या है? इनिशियली ये 6 थे, लेकिन अब ये 14 सेक्टर पे बात करते हैं, इंक्लूडिंग ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इमर्जिंग, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट पे। इंडिया का रोल क्या है? इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है सी एज अ बेमिस्टिक्स एज अ ब्रिज टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। अब इसका लोकेशन कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इन द सेंस हम बात कर सकते हैं कि सेक्रेटेरिएट इसका लोकेशन कहाँ पर है? ढाका यानी कि बांग्लादेश में है। करंट रिलेवेंस क्या है इसका? अल्टरनेटिव टू सार्क, important for regional integration, maritime cooperation and a counter China strategy। मेमिस्टिक्स यही हैं देश: नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका। 7 मेंबर हैं इसके, यहाँ पर मैप में शो किया गया है। टू इनेबल इन्वायरमेंट फॉर द रैपिड इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, to collaborate and mutually assist member on matter of common interest, to maintain a close and beneficial cooperation with the existing international and regional organization, to endeavor and eradicate poverty from Bay of Bengal region, to establish multi-dimensional connectivity, promote energy among connectivity framework in this region। फिर बात करते हैं एक नए ग्रुप की, आसियान। इसमें टोटल 10 मेंबर ऑफ कंट्रीज हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। फॉर्मेशन ईयर है 8 अगस्त 1967। सिनेरियो बिफोर द फॉर्मेशन क्या था? कोल्ड वॉर टेंशन, साउथ ईस्ट एशियन इनस्टेबिलिटी, स्प्रेड ऑफ कम्युनलिज्म, लैक ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। रीजन फॉर द फॉर्मेशन: promote peace, regional stability and economic growth। फाउंडिंग मेंबर 1967 में फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड है। मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? एक्सेलरेट इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, प्रमोट अ पीसफुल कोऑपरेशन। एशियन चार्टर साइंड 2007 में, गिव एशियन एज ए लीगल आइडेंटिटी एंड रूल बेस्ड स्ट्रक्चर। इंडिया का एंगेजमेंट देखते हैं। इंडिया इज नॉट ए मेंबर बट अ पार्ट ऑफ एशियन प्लस ईस्ट एशिया समिट एंड FTA। करंट रिलेवेंस की बात करें कि टू इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडिया ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी साइन किया है। इंडिया पैसिफिक कोऑपरेशन है, RCEP डायलॉग करता है इंडिया इन लोगों के साथ। ये देश हैं जो बात कर देखिए यहाँ पे एशियन के मेंबर हैं, एशियन प्लस है और एशियन +6 है। तो मेंबर ऑफ कंट्री यही है। एशियन के बाद जब करें तो यही कंट्री है, यही वाला साउथ ईस्ट। नेक्स्ट कंट्री की बात करते हैं, एशियन। देखिए अब टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए टाइमलाइन को अलग अलग में डिवाइड कर दिया गया। देखिए 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2015। तो 1916 में क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। 1961 में द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया फाउंडेड बाय मलेशिया, फिलीपींस एंड थाईलैंड इज एस्टैब्लिश्ड। फिर देखते हैं 1967 में क्या होता है। द ईयर मार्क्ड द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन बाय इट्स 5 फाउंडिंग फादर्स: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। फिर बात होता है 1980 के बाद और 1990 से पहले। 1994 में ब्रूनेई दारुस्सलाम बिकम एशियन 6th मेंबर। फिर 1990 से 2000 के बीच में देखते हैं क्या क्या होता है। 1995 में सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम ज्वाइंड एशियान। फिर यहाँ पर देखते हैं 1997 में एशियान नहीं, यहाँ पे 1997 में लाओ पीपुल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड अ रिपब्लिक ऑफ अ यूनियन ऑफ म्यांमार simultaneously become the member of ASEAN। 1997 में ASEAN cooperation with the 3 countries in East Asia, namely Japan, South Korea and China। Cooperation process was doubled। फिर यहाँ पर 1999 में Kingdom of Cambodia was introduced into ASEAN, completing the current roster of 10 ASEAN member state।
2015 में देखते हैं क्या होता है, उससे पहले 2007 में देख लेते हैं क्या होता है। एशियन चार्टर वॉज साइन इनटू फॉर्मलाइज्ड इन सिंगापुर। 2015 में देखते क्या होता है, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इज फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड। ये रहा पूरे एशियन कंट्री के बारे में पूरा फैक्ट। बात करते हैं एक नई ग्रुपिंग के बारे में जिसे हम लोग सार्क के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एस्टेब्लिश्ड हुआ था 8 दिसंबर 1985 में। हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। मेंबर ऑफ कंट्री अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ऑब्जेक्टिव ये है प्रमोट वेलफेयर, इकोनॉमिक ग्रोथ, कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस इन साउथ एशिया। सार्क के फेल होने का कारण यही है कि इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन। यह रहा सार्क के बारे में। साउथ एशियन में रीजन में कुछ कन्फ्लिक्ट है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना। बाकी तो साउथ एशिया में तो एशियन नेशन में बाकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न में। एक समय ऐसा था कि ये तो पूरा यूरोप था, एक समय था ये पूरा यूरोप। हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये यूरोपियन पूरे वर्ल्ड पे एक समय था कि डोमिनेंस करते थे। तो उस समय जैसे कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि इंग्लैंड में थी, फ्रांस भी आए, पुर्तगाली भी आए, तो ये लोग आपस में यहाँ पर झगड़ा करते। तो ये हम मान सकते हैं कि यहाँ पर भी लोग आपस में लड़ाई करते थे। लेकिन इन लोगों की दयनीय दशा जैसे अच्छी हुई तो ये लोग आपस में झगड़ा करना बंद कर दिए। जैसे कि हमें पता है कि वनडिवास का युद्ध होता है इंडिया में ही। पूरा इंडिया पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो फ्रांस आए, तो फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में लड़ाई करने लगे। तो जिस युद्ध में फ्रांस हार जाते हैं तो फ्रांस को पूरा भारत छोड़ना पड़ता है और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में 200 साल तक शासन करती है। तो हम इससे स्पष्ट कर सकते हैं कि अगर भारत में ये इंग्लैंड और फ्रांस आपस में झगड़ा कर सकते हैं तो 100% ये दोनों यहाँ पर भी झगड़ा करते होंगे आपस में। तो जैसे जैसे यहाँ की व्यवस्था बदली तो ये दोनों देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई और ये लोग आगे बढ़ते गए। ये रहा पूरा यूरोप के बारे में। फिर बात करते हैं एपेक के बारे में। फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मेंबर ऑफ कंट्री है 21 मेंबर है इंक्लूडिंग यूएसए, चाइना, जापान, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। फॉर्मेशन ईयर 1989 में हुआ है। इकोनॉमिक सिनेरियो बिफोर द फॉर्मेशन, क्या है सिनेरियो बिफोर द फॉर्मेशन? 1980 में रैपिड ग्रोथ ऑफ ईस्ट एशिया, लैक ऑफ इंक्लूसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन था। रीजन फॉर द फॉर्मेशन टू प्रमोट फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अक्रॉस द एशिया पैसिफिक रीजन। की ऑब्जेक्टिव यही था कि फैसिलिटेट फ्री एंड ओपन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। सेक्रेटरीट लोकेशन इसका है यहाँ पर सिंगापुर में है। यूनिक फीचर्स की बात करें, वर्क ऑन सेंसस, नॉन बाइंडिंग कमिटमेंट्स एंड वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। इंडिया का स्टेटस, इंडिया इज नॉट ए मेंबर, हैज अप्लाइड मल्टीपल टाइम्स फॉर मेंबरशिप। करंट रिलेवेंस की बात करें कि फोरम फॉर इकोनॉमिक डायलॉग इन इंडो पैसिफिक, प्रमोट ऑफ सप्लाई चेन, रीसाइलेंस, ट्रेड, डिजिटल ट्रेड। एपेक कंट्री की बात करें यहाँ पर देखिए, ऑस्ट्रेलिया, बरोनी, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, हांगकांग, ताइवान, यूनाइटेड स्टेट, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, चाइना, मैक्सिको, पपुआ न्यू गिनिया, चीन, पेरू, रसिया, वियतनाम। फिर बात करते हैं एससीओ। अभी रिसेंटली एससीओ की मीटिंग हुई है जहाँ पर अलग अलग देशों के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट चाइना में जाकर एससीओ के समिट में पार्टिसिपेट किए हैं। हमारे देश के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पर गए थे। फिर अब बात करते हैं मेंबर ऑफ कंट्री की। इसमें 9 मेंबर हैं, चाइना है, रसिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ईरान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फॉर्मेशन ऑफ ईयर 2001 होता है। इसमें इसकी शुरुआत देखते हैं कहाँ से होता है। इसका फॉर्मेशन होता है 1996 में सिंघाई। सिनेरियो बिफोर द फॉर्मेशन क्या होता है? पोस्ट वर्ल्ड वॉर, इन स्टेबिलिटी इन सेंट्रल एशिया, राइज इन टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म। रीजन फॉर द फॉर्मेशन क्या है? टू प्रमोट रीजनल सिक्योरिटी, कम्बैट टेररिज्म एंड इनहेंस इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका फॉर्मेशन होने के लिए? फाइट टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इम्प्रूव कनेक्टिविटी एंड अ ट्रस्ट। हेडक्वार्टर की बात करें, इसकी हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। इंडिया का रोल अगर देखें तो फुल मेंबर सिंस 2017 से है। फोकस ऑन कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी एंड ट्रेड पे। की बॉडीज की बात करें, रेड्स रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है। एससीओ समिट काउंसिल ऑफ हेड है। करंट रिलेवेंस की बात करें, प्लेटफॉर्म फॉर यूरेशियन कोऑपरेशन, काउंटर बैलेंस टू नाटो एंड वेस्टर्न ब्लॉक। देखिए कौन कौन मेंबर हैं, चाइना, कजाकिस्तान, रसिया, ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। ऑब्जर्वर स्टेट है अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया। डायलॉग पार्टनर है आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की, इजिप्ट एंड सऊदी अरबिया। गेस्ट अटेंडेंस एशियान है, तुर्कमेनिस्तान, CIS एंड UN। ये रहा एससीओ के बारे में। फिर बात करते हैं नाटो के बारे में। ये एक बहुत ही स्ट्रांग मिलिट्री एलियंस है जो कि वेस्टर्न पावर की है। फॉर्मेशन हुआ है 1997 में। मेंबर ऑफ कंट्री 32 कंट्री हैं इंक्लूडिंग रिसेंट फिनलैंड, स्वीडन ऐड हुए हैं। सिनेरियो बिफोर द फॉर्मेशन क्या था? पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर, राइजिंग थ्रेट ऑफ द सोवियत एक्सपेंशन। रीजन फॉर द फॉर्मेशन to provide a collective defense against a Soviet Union and ensure a Western security. फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं? 12 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग USA, UK, फ्रांस, कनाडा, इटली, नॉर्वे एंड पुर्तगाल। की प्रिंसिपल की बात करें, आर्टिकल 5 कहता है नाटो का कि जैसे कि मान लीजिए अगर नाटो के मेंबर हैं, ये नाटो के मेंबर हैं और ये नाटो के मेंबर नहीं हैं। मान लीजिए नाटो के मेंबर में अलग अलग ये अलग अलग देश हैं। अगर ये देश आपस में युद्ध करते हैं तो कोई देश एक दूसरे देश पे नहीं कोई हमला करेगा, लेकिन वही अगर ये युद्ध इनके बजाय इस अलग देश से हो तो ये सभी देश मिलकर इसको मारेंगे। ये नाटो का आर्टिकल 5 कहता है। जैसे कि नाटो में हैं USA, UK, फ्रांस, कनाडा, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल। देखिए इंडिया नाटो का मेंबर, इंडिया बोल सकते हैं, चाइना नाटो का मेंबर नहीं है। अगर चाइना इन सभी देशों में किसी पर भी अगर युद्ध करता है तो ये सभी देश मिलकर चाइना के ऊपर युद्ध करेंगे, लेकिन अगर ये देश आपस में अगर युद्ध करते हैं तो कोई किसी को नहीं बोलेगा। ये है आर्टिकल 5 नाटो का। हेडक्वार्टर की बात करें तो बेलारूस में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इंडिया का रोल अगर देखें तो नाटो मेंबर, नाटो इज ए प्राइमरली वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस है। करंट रिलेवेंस एक्टिव इन यूक्रेन क्राइसिस, काउंटर टेररिज्म, साइबर डिफेंस, इंडो पैसिफिक डायलॉग। अब बात करते हैं ये नाटो के मेंबर के बारे में। इसमें बेसिकली नाटो का फॉर्मेशन ही हुआ था रसिया यानी कि सोवियत यूनियन को काउंटर बैलेंस करने के लिए। जैसे कि जब विश्व युद्ध दूसरा हुआ तो पूरा दुनिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक तो रसिया की तरफ था और एक अमेरिका की तरफ था। जितने कैपिटलिस्ट थे वे अमेरिका की तरफ थे और जितने कम्युनिस्ट थे वो यूएसए की तरफ थे। रसिया सोचता था जितने कम्युनिस्ट देश हैं वो मेरे तरफ आ जाए, अधिक से अधिक देश कम्युनिस्ट हों ताकि रसिया का पूरे विश्व में डोमिनेंस रहे। वही अमेरिका चाहता था कि पूरा देश कैपिटलिस्ट हो जाए ताकि अमेरिका को फायदा हो। तो पूरा देश दो गुट में बढ़ जाता है, एक तो ये यूएसए वाला पार्ट, ये यूएसए वाला पार्ट है पूरा, और ये रसिया का। तो ये तो पूरा नाटो का पार्ट है। जैसे कि जब रसिया इधर बढ़ा, इस साइड की तरफ बढ़ा, तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है सिंटो और मिंटो, CENTO और मिंटो। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, टर्की, ईरान, इराक, पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ताकि रसिया इस तरफ ना बढ़ जाए तो इसलिए यूएसए ने इन सभी देशों के साथ मिलकर एक समझौता किया जिसका नाम है सिंटो, ताकि रसिया इधर ना एक्सपेंड कर पाए। फिर अमेरिका को डर था कि रसिया कहीं इस तरफ ना बढ़ जाए, ये साउथ की तरफ। फिर लगा रसिया को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को डर लगने। तो यहाँ पर अमेरिका
और इंग्लैंड, इन सभी देशों ने मिलकर एक साउथ एशियन के तरफ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे हम सीटो के नाम से जानते हैं। इसके कंट्री कौन कौन थे? यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, थाईलैंड, फिलीपींस, और यहाँ के देश मिलकर सीटो बनाए। देखिए यहाँ पर है सेंटो, यहाँ पर है सीटो। तो फिर अब देखिए रसिया ना तो इधर बढ़ सकता है ना इधर बढ़ सकता है, तो बेसिकली, और यहाँ पर है नाटो, ये है नाटो, और ये है सिंटो, और यहाँ पर है सीटो। बेसिकली ये सभी ग्रुपिंग फॉर्म किया गया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा, ताकि रसिया को काउंटर किया जा सके। तो रसिया भी अपने जितने भी देश कम्युनिस्ट थे उन सभी के साथ मिलकर एक वार्सा पैक्ट साइन किया, लेकिन वार्सा पैक्ट ज़्यादा दिन तक नहीं चला। वो 1991 में, जब जैसे कि हमें पता है कि रसिया एक समय सोवियत यूनियन कहा जाता था, जैसे कि जब वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार आई, वहाँ पे लेनिन की सरकार आई, लेनिन पूरा सोवियत यूनियन बना दिए थे, यूएसएसआर बना दिए थे बाकी सभी देशों के मिलकर, लेकिन यूएसएसआर 1991 में टूट जाता है, जिसकी वजह से 19 देश अलग अलग बनते हैं। और वो देश रहते हैं, कौन कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। एक है इस्टोनिया है, लातविया, उथनविया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान है, और ताजिकिस्तान। ये 15 देश नए नए बनते हैं जब रसिया टूटता है। तो ये रहा पूरा नाटो के बारे में। थैंक यू।